सो हेलो बच्चा लोग, कैसे चल रहा है बाकी। आई होप मज़े में रहोगे और घर पे अच्छे से पढ़ रहे होगे सब लोग, राइट। सो फाइनली आज हम बढ़ेंगे आगे और हमने चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 2 प्रीवियस लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसके अंदर पढ़ाई चालू की होगी और आपको समझना शुरू हो गया रहेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो हमें समझने जैसे थे और अब हम धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं। डन। तो कल का एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे। हमने पहले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, बता जल्दी। हमने सबसे पहले क्या देखा सबसे पहले कि हम लोगों ने ये देखा कि बेसिकली ह्यूमन वांट्स क्या होती है। देखो, हमने तो पहले चैप्टर का पूरा ट्री बना दिया था। फ्रैंकली स्पीकिंग उसके अंदर काफी सारा कंटेंट अभी के लिए फिलहाल काम का नहीं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो चलो, उसके बाद जब हमने आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो उसमें हमने देखा था ह्यूमन वांट्स के नेचर के बारे में, समझा था कि इंसान जो लालची इंसान होता है उसकी वांट्स किस तरीके से होती है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वगैरह 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 वाली चीजें देख ली थी, राइट। तो हमने ह्यूमन वांट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ ह्यूमन वांट्स भी देखे थे, दैट किस तरीके के वहां वांट्स होते हैं, जिसका हमने ट्री डायग्राम भी बनाया था। याद है, आपके सामने है, सबको याद होगा। मैंने आपको कहा था कि जो अपने ह्यूमन वांट्स होते हैं उसको मैंने क्लासिफाई किया था दो लोगों के एंगल से। एक कंज्यूमर के एंगल से फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, कंज्यूमर के एंगल से फिलहाल हम पढ़ रहे हैं जो अलग है, और प्रोड्यूसर के एंगल से मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा जो वापस थोड़ा अलग रहेगा। फिलहाल जब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कंज्यूमर की वांट्स कैसी होती है, तो एक होती है बेटा नेसेसरीज। याद करें क्या था नेसेसरीज का लॉजिक। नेसेसरीज मतलब वो चीजें जो आपको बेसिक चीजें हैं जो जीने के लिए जरूरी लगती हैं। कंफर्ट्स, बेटा कंफर्ट वो चीजें हैं जो तुझे लाइफ तेरी कंफर्टेबल बनाएंगी, तेरी जिंदगी थोड़ी और बेहतर बनाएंगी। जैसे अगर आप छोटा सा इसको मैं अलग रेफरेंस में डिस्कशन करूं तो जैसे आपने देखा रहेगा मशीन, पता नहीं आपने अगर साइंस में बच्चों ने पढ़ा था कि मशीन का जो इन्वेंशन हुआ था, तो मशीन के पहले भी लोग काम करते थे, बट मशीन इन्वेंट होने के बाद लाइफ बिकेम इजी, लाइफ बिकेम सिंपलर, चीजें मशीनरी के साथ होने लग गई। जैसे हम बोलते हैं कि आज हमें कोई खेती करनी है तो हम जैसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर यूज करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें तो कंफर्टेबल हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कंफर्ट्स वाली वो चीजें होती है जो तेरी लाइफ उसके बिना भी चल सकती है, ऐसा नहीं वो जरूरी है। नेसेसरीज वो बेसिक चीजें जो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं तेरे लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है, बट कंफर्ट्स वो है जो तेरी लाइफ को और बेटर बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है, मतलब जो नहीं भी रहा तो भी चलेगा, राइट, बट रहा तो तेरी लाइफ और बेटर बनेगी। और फिर लास्ट में आपको याद होगा कि तीसरी जो चीजें थी वो कौन सी थी, लग्जरीज थी। लग्जरीज जो तेरी लाइफ को और लग्जरियस बनाती है और स्टैंडर्ड बढ़ाती है, तेरा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है वगैरह, राइट। नेसेसरीज में हमने समझा, नेसेसरीज में एक कौन सी थी, नेसेसरीज फॉर लाइफ, जिसको आप नेसेसिटीज बोलते हो, बेसिक रोटी कपड़ा मकान। फिर नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या आते थे, थोड़े बेटर कपड़े, बर घर जो था तो थोड़ा अच्छा घर, थोड़ा कंपैरेटिवली आप लोगों को एक कंफर्टेबल लिविंग, कंफर्टेबल भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा एक बेटर लिविंग वाला, नहीं, इसमें लाइफ में बेसिकली अपनी नेसेसरी में जो बेसिक घर था वो था। नेसेसरीज फॉर लाइफ के अंदर अगर अपने घर के और कपड़े के एग्जांपल्स हैं, तो नेसेसरी फॉर लाइफ में क्या आते थे, तेरा एक बेसिक फूड, राइट, और तेरा ऊपर का जो और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह आ गया। अभी तो एफिशिएंसी कब बढ़ेगी बेटा, जो नॉर्मल बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो इन दोनों में होता है, कंफर्ट्स और नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी में क्या फर्क है। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी वो चीजें हो जाती है जिससे तेरा काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट कंफर्ट देखो और बेटर कंफर्ट देगा, राइट। जैसे अगर देखो थ्योरी में मैं फटाक से पॉइंट वापस याद दिला दूं, एक साथ हम उसको मार्क करेंगे। तो जैसे आपकी नेसेसरीज फॉर लाइफ में अगर आपको याद रहेगा तो एक वर्ड दिया गया था, अब नेसेसरी फॉर जो बेसिकली आपका लाइफ था उसके अंदर अगर आपको देखोगे आप लोग तो एक पॉइंट दिया हुआ था, सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर बोला हुआ था, अगर याद रहेगा, दिख रहा है क्या। बट आपको बोला है कि भाई मोर कुछ लगता है तो नेसेसरी फॉर लाइफ तो मेंटेन करने के लिए काम आती है, बट एफिशिएंसी ऑफ वर्क के लिए फूड की जगह पे क्या वर्ड बोला था, फूड, नरिशिंग फूड। फूड तो चाहिए, फूड क्या हो गया तेरा नेसेसरी फॉर लाइफ हो गया, बट नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी में कौन सा फूड आ गया, नरिशिंग फूड आ गया। और क्लॉथिंग उधर ऊपर बेसिक क्लॉथिंग था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या था, एडिक्वेट क्लॉथिंग। एडिक्वेट मतलब पूरे सा सफिशिएंट क्लॉथिंग। वहां पे तेरे पास एक हाथ दो जोड़े हो गए, यहाँ पर तेरे पास मल्टीपल थोड़े कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल भी नहीं बोलूंगा, वैरायटी हो गई तेरी, वैरायटी इन द सेंस तेरे पास कपड़े हैं बट ऐसा नहीं कि तेरे को जो मिल गया वो पहन लिया, अपने साइज के अपने हिसाब से बनवा के ले लिया। तो नेसेसरी फॉर लाइफ जो होती है थोड़ी पुअर लोगों के लिए जाती है, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी थोड़ा उसके ऊपर वाले आते हैं जो थोड़ा लाइफ एफिशिएंटली जीते हैं। वही जब तू कंफर्ट्स में आया तो कंफर्ट में तूने फूड देखा तो कौन सा चाहिए, टेस्टी और होलसम फूड, सब कुछ चाहिए उसके अंदर। हाउस भी गुड हाउस चाहिए, और क्लॉथ्स दैट सूट द डिफरेंट ओकेजन। तेरे पास भी ब्लेजर्स भी हैं, अच्छे कप मतलब ट्रेडिशनल कपड़े भी हैं, फॉर्मल्स भी हैं, इनफॉर्मल्स भी हैं, तो तेरे पास हर एक अलग अलग सूटेबल फॉर तो कंफर्टेबल लाइफ होगा।
और एफिशिएंसी के लिए तेरे पास बेसिक कपड़े अगर अपन बोले तो थोड़ी वैरायटी, जैसे तेरे पास एक ही यूनिफॉर्म है स्कूल का तो तेरी क्या हो गई नेसेसिटी फॉर दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ हो गया। बट तेरे पास दो यूनिफॉर्म से भाई एक खराब हो गया दूसरे दिन धोने में दूसरा डालेगा अगर वो कोई बच्चा तो नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी हो जाता है तेरे लिए। और जब तेरे पास स्कूल के लिए अलग यूनिफॉर्म है, नॉर्मल घर के लिए है, बाहर घूमने के लिए अलग हो गया तो कंफर्ट हो गया। आ रहा है ध्यान में? और लग्जरीज उसके ऊपर की होती है। फिर अगर हम लग्जरीज की बात करें तो लग्जरीज में आपको दो चीजें बताई गई थी अगर याद होगा तो। हाँ आगे सॉरी, लग्जरीज जो आपकी होती है जो मेनली आप लोगों का स्नॉब अपील होता है, जो आप लोगों को दिखाने वगैरह के हिसाब से रखते हो, याद है? हाँ, इसमें एक और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा आपको, अगर ट्री डायग्राम को और कंप्लीट बनाना है तो आपने देखा रहेगा कन्वेंशनल के अंदर जो बोला था, कन्वेंशनल नेसेसरीज वो थी जो आप लोगों को एक हैबिट की वजह से होती है या तो ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस होती है। मतलब मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपकी कन्वेंशनल है, मतलब एक आप बोल सकते हो एक रिजिड माइंड जो लोगों की मेंटालिटी, उस हिसाब से लोग जो नेसेसरी समझ लेते हैं जबकि वो नेसेसरी होती नहीं है आपकी। तो वो नेसेसरी इसके अंदर दो एग्जांपल जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन से आते हैं हमारे कन्वेंशनल में, अगर मैं जाऊँ तो कन्वेंशनल में और दो कैटेगरीज आप बोल सकते हो, एक जो आपकी हैबिट्स की वजह से आए आपके वो, राइट, और एक आप लोग उसके अंदर कौन सी कंसिडर कर सकते हो कन्वेंशनल के अंदर, दैट इज आफ्टर हैबिट्स अगर आप देखोगे तो एक कौन सी आ जाती है आपकी सोशल कस्टम्स थ्रू या कन्वेंशन थ्रू जो इंक्लूड किया जाता है वो आप लोगों की कन्वेंशनल नेसेसरीज हो गए। मतलब ये वो नेसेसरी हो गई जो एक्चुअल में नेसेसरी नहीं बट हो चुकी है, एक तो आपको आदत लग चुकी है गंदी गंदी चीजों की, कोई भी चीज की यू आर एडिक्टेड टू दैट, या फिर आप लोगों के सोशल समाज आज पास का समाज ऐसा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एक बच्चा अगर बहुत ही अच्छे सोसाइटी में, से फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे सारे अमीर लोग हैं, सबके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, आपके पास फोर व्हीलर नहीं है, तो एक तरीके से वो आपके लिए कन्वेंशनल नेसेसरी बन गया। क्यों? क्योंकि आपके आसपास सबके पास है। जैसे आजकल बच्चों में होता है मेरे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है तो मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए, तो मोबाइल फिर उसमें आपके कंफर्ट्स में नहीं जाएगा, मोबाइल फोन आपके कहाँ चला जाएगा, आपकी कहीं ना कहीं कन्वेंशनल नेसेसरीज के अंदर चला जाएगा। हाँ, बाद में आप बोलोगे मुझे अच्छा वाला मोबाइल फोन चाहिए, मतलब उसमें और फीचर्स हो, स्पेस सफिशिएंट हो, तो मुझे उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़े, कैमरा शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, तो फिर वो हो गया कहीं पे कंफर्ट्स के अंदर। पर आप बोलते मुझे एकदम ऐसा भारी लाखों और सबसे महंगा प्रेस्टीजियस चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, फिर वो लग्जरियस कमोडिटीज में आ गया। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है पक्का, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ूं आगे चलें, तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट किया था उसके अंदर हम लोगों ने यूटिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था, और अब हम आज कहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, अगला हेडिंग जो स्टार्ट करें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और उसके ऊपर का पार्ट स्टार्ट होगा पक्का। बट मैं वो स्टार्ट करने से पहले बच्चा लोग कुछ चीजें आपसे पहले क्लियर कर डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर हम यूटिलिटी वाले पे जाएंगे, घाई नहीं करेंगे। मैं जूम कर रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चे रहेंगे जिनको शायद यूटिलिटी उतना डिटेल में क्लियर नहीं होगा, तो उस लॉजिक पे भी मैं एक बार आपसे थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। नो नीड टू पैनिक, हम आराम से जाएंगे एक एक करके। डन। अब मैं एक पहले ना एक ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने यूटिलिटी वर्ड सुना होगा। हमने कल बहुत सारे यूटिलिटी के फीचर्स पढ़े, वो आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से रिलेटेड है। स्टिल अगर आपको यूटिलिटी में कहीं पे डाउट रहेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूटिलिटी एक बेसिक पार्ट था जो ऑलरेडी 12th या 11th में भी, नए सिलेबस में 11th में भी हो चुका है, तो आप लोगों को डिटेल में पूछ सकते हो, मतलब आना चाहिए, नहीं आता तो आप एक बार वो इंडिविजुअली मुझे कांटेक्ट करें उस चीज के लिए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को यूटिलिटी का एक बैकग्राउंड क्रिस्टल क्लियर होगा। बेटा यूटिलिटी इज बेसिकली एन एक्सपेक्टेड यूजफुलनेस, हमने पहले कल इस पर डिस्कशन किया, एक्सपेक्टेड यूजफुलनेस और एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन तो बोल सकता है। जब तू कोई कमोडिटी की तरफ देखकर ये सोचता है कि ये कमोडिटी कंज्यूम करने से मुझे बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो जैसे लगता है कि ये कमोडिटी तेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी कहीं पर, तो तू बोलेगा कि ये तेरे लिए क्या पोजेस करती है, यूटिलिटी पोजेस करती है। मानता है? तो अगर कोई कमोडिटी तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को बेनिफिट पहुंचाने वाली है, तो अपन बोलेंगे उसमें क्या छुपा हुआ है, यूजफुलनेस है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे तू बेटा, ये एंटीसिपेटेड है एक्चुअली, हमने जो भी जो कल डेफिनेशन में पढ़ा, तुझे ऐसा लगता है ये यूटिलिटी तेरे को बेनिफिट। तो आज जैसे हमने पढ़ा यूटिलिटीज इथिकली कलरलेस, मॉरली कलरलेस हो जाती है, तो वो ये नहीं देखती कि तेरी जो नीड है वो अच्छी नीड है, गुड नीड है, बैड नीड है, राइट। तो कोई भी कमोडिटी इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे मौजूद कोई भी कमोडिटी, कोई भी थिंग, कोई भी इंसान जो तेरे को सर्विस प्रोवाइड करके तेरी कोई तो नीड फुलफिल कर सकता है, ऐसा तुझे लगता है, राइट। उसमें क्या है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है तेरी, तो हम बोल सकते हैं कि तेरी वांट और डिजायर पूरी करने की उसमें एबिलिटी, ऐसा तुझे लगता है तो तुझे उसमें यूटिलिटी दिखेगी।
जब तू उसको एक्चुअल कंज्यूम करेगा तब देखो सच्ची में समझेगा कि तूने जो सोचा था वो सच हुआ कि नहीं हुआ, तूने यूटिलिटी जो एक्सपेक्ट की थी वो सच्ची में इसमें पोजेस करता है कि नहीं कमोडिटी, ये तुझे पोस्ट कंजम्पशन समझेगा। इसलिए काफी बार यूटिलिटी को कहा जाता है यूटिलिटी इज प्री कंजम्पशन। हम यूटिलिटी जब बोलते हैं किसी भी कमोडिटी के अंदर तो हमें लगता है कि इससे हमको बेनिफिट मिलेगा, राइट। छोटा सा एग्जांपल, भाई तूने अभी सोचा कि भाई मैं फॉर एग्जांपल रनिंग चालू करूंगा डेली, तो शूज के शॉप में गया शूज लेने के लिए, तेरे को लगा ये शूज का ग्रिप ऐसा है, ये इस तरीके का डिजाइन ऐसा है, शायद तूने 2-3 जनों को पूछा रहेगा, तेरे को लगा रहा ऐसा, उन्होंने कहा रहेगा फीडबैक दैट दिस इज अ गुड शूज फॉर जॉगिंग रनिंग काइंड ऑफ थिंग के लिए, तो तूने उसको ले लिया। और वो शूज बाय तूने इसके लिए बाय किया, मतलब तो तेरे को पहले डिजायर था कि ऐसा शूज चाहिए था, डिजायर मैंने कल डिस्कस किया हुआ है, डिजायर था तेरे को। पहले शुरुआत कहाँ से होती है, डिजायर, डिजायर में तेरे को उसमें क्या दिखती है, यूटिलिटी, पहले शुरू डिजायर से होता है, तेरे को लगता है उसमें डिजायर थी, तेरे को ऐसा शूज चाहिए था जो तेरे को रनिंग के लिए काम आए। फिर तेरे डिजायर क्या, तेरे को उसमें लगा कि हाँ ये वो कमोडिटी है जो मेरी डिजायर पूरी कर सकती है, इसमें मेरी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, तो फिर तुझे उसमें यूटिलिटी दिखी। तो आप जो बोलते चिंगारी, चिंगारी कहाँ से शुरू होती है, डिजायर से, वांट से। तेरे मन में एक डिजायर आया, तेरे मन में एक वांट आया कि मेरे को जॉगिंग करना है, अब जो तेरी वांट थी वो पूरी करने की कैपेसिटी उस तुझे शूज में दिखी, जैसे लोगों से तूने पूछा, दैट इज प्री कंजम्पशन। अभी तक तूने शूज यूज करना शुरू नहीं किया हुआ है, उसके पहले तूने उसमें लगा तुझे उसमें तेरी डिजायर पूरी करने की एबिलिटी है, तूने उसको देखा, तेरे को लगा तेरी डिजायर पूरी कर सकता है, तूने उसको क्या कर लिया, डिमांड किया, तूने उसको क्या किया बेटा, बाय किया। और जब तू एक्चुअल में उसको बाय करता है तो डिमांड में कन्वर्ट होता है। तो पहले डिजायर होता है, फिर डिजायर देख के आपको उसमें यूटिलिटी जनरेट होती है, फिर यूटिलिटी दिखती है इसलिए आप उसको डिमांड करते हो, बाय करते हो। एंड डिमांड जब करोगे, जब तुम उसको बाय करोगे बाद में, सच्ची में बाय करोगे, मतलब डिमांड के बाद में परचेज आता है एक्चुअली। अगर मैं उसका पूरा हायरार्की बताऊं, अगर आपको याद होगा तो लास्ट में मैंने इसे बताया था, देखो यूटिलिटी एंड डिजायर अल्टीपल्टी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चेन ऑफ थॉट, राइट। तो अगर मैं इसको एक और लंबे एक्सपांड करूंगा जो कॉन्सेप्ट को मैंने किया था, तो पहले देखो उसमें यूटिलिटी दिखेगी, वाइस वर्सा, या तो डिजायर, तो मतलब तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिजायर एंड यूटिलिटी ये आपकी कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड जाएंगी। तो देखो पहले डिजायर दिखेगा, डिजायर से तो उसको अंदर क्या लगेगा तुझे, उसमें क्या है तेरा वांट पूरी करने की कैपेसिटी है, तो तुझे उसमें क्या दिखेगी, यूटिलिटी। यूटिलिटी और डिजायर होगा इसलिए तू उसको क्या करेगा बेटा, डिमांड में। तो ऐसा बोल सकता है डिजायर है तेरी प्लस उसमें तुझे लगता है कि यूटिलिटी तेरी डिजायर पूरी करने की उसमें कैपेसिटी है, तो कहीं ना कहीं तो उसको तो डिमांड करेगा, राइट। अभी डिमांड का, सॉरी, आपको पता है डिमांड का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, आपको एक्चुअल डिमांड का डेफिनेशन शायद आई गेस सबको पता होगा, राइट। तो डिमांड का डेफिनेशन हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में कवर करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज डेफिनेशन ऑफ डिमांड, उसके ऊपर हम तभी डिटेल में आएंगे। डन। तो आपको खुद को पता है कि जो आपका डिमांड है बेसिकली उसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, दैट इज डिजायर से। तो आपने उसको क्या कर लिया, डिमांड किया। अब डिमांड करने के बाद तेरे को समझेगा कि सच्ची में तूने जिस पर्पस से उसको खरीदा था वेदर वो पर्पस सेटिस्फाइड हुआ है या वो पर्पस सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मतलब जिस मोटिव से तूने उसको खरीदा था वो तेरे को जब तक तू डिमांड करेगा, एक्चुअली इसको मैं एक काम करता हूँ सप्लाई के साथ लिंक करके अभी बता दूँ, तभी भी बताऊंगा आपको वापस, सप्लाई जब कंप्लीट होगा तो वापस एक बार इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, तो इसको सप्लाई के साथ थोड़ा लिंक करके मैं आपको बताता हूँ। तो डिमांड करेगा, अभी मैं वापस कह रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा, इस अजम्पशन पे मैं आपके साथ काफी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। डन। तूने क्या किया, डिमांड किया। बेटा डिमांड जो थी, डिमांड मतलब क्या होता है, तो डिमांड का अगर तुमको डेफिनेशन पता रहेगा तो डिमांड इज नथिंग बट डिजायर, दैट इज योर बेसिक डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय क्या था, परचेजिंग पावर, दैट इज योर एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड या पे। याद आ रहा है। तो डिमांड का हमने डेफिनेशन देखा है। डिमांड को अगर आप टेक्निकली देखिए तो डिमांड मींस, आप डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड मींस द कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी यू आर रेडी टू बाय, I repeat, the quantity of a commodity you are ready to buy at a given price at a given point of time. डिमांड के अंदर ये चीज होती है, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो लोड ना लियो, हम डिमांड पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। डिमांड में ये 3-4 चीजें होती है कि डिमांड तब कहा जाता है जब आपके पास विलिंगनेस एबिलिटी है, ठीक है, डिजायर है, 3 चीजें होनी जरूरी होती है। बट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड टाइम, ये पढ़ा होगा अगर आपने, तो डिमांड कभी भी आपको प्राइस और टाइम के रेफरेंस में एक्सप्रेस करनी होती है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम रेडी टू बाय 100 क्वांटिटी ऑफ मैंगोज at a price of rupees 300 per dozen during the given week or during this 2 days or on that particular day or during that month। तो आपको डिमांड जब भी बतानी तो डिमांड में आप क्वांटिटी बताते हो विच यू आर रेडी टू बाय,
पर रेडी टू बाय एट व्हाट, एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर जब आप डिमांड करते हो तो डिमांड करने के बाद जब आप उसको एक्चुअल में परचेज करते हो, डिमांड करना मतलब एक्चुअल परचेज करना नहीं होता है, राइट? डिमांड करना मतलब एक्चुअल परचेज। तो कुछ डिजायर्स होती हैं, डिजायर से आपको उसमें यूटिलिटी दिखता है, होता है हर एक डिजायर डिमांड होती है क्या? नहीं, डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होती है। फिर डिमांड करने के बाद आपका क्या आता है, आप उसे बाय करते हो, जिसको मैं नाम दूंगा एक्चुअल कंजम्पशन, राइट? हम उसको क्या नाम देंगे? एक्चुअल कंजम्पशन। तो हम उसे एक्चुअल कंजम्पशन कहेंगे। और जब आप उसे एक्चुअली कंज्यूम करोगे, फिर आपको समझेगा कि आपने जो सोचा था, यस या नो, आपने जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको बाद में समझेगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो आपने जो एज्यूम किया हुआ था वो सच्ची में बाद में हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको बाद में समझेगा आफ्टर एक्चुअल कंजम्पशन। इसको मैं बहुत ब्यूटीफुली लिंक करूंगा डिमांड एंड सप्लाई से। फिलहाल टेंशन मत लेना, फिलहाल सिर्फ आपको एक्सपेक्ट करना है डिजायर एंड यूटिलिटी। फिलहाल ये डिमांड विमांड ये सब चक्कर बाद में है, पहले आपको डिजायर एंड यूटिलिटी के बीच का लिंक समझना। पहले आपको यूटिलिटी मतलब लॉजिकली आप पहले डिजायर रखते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, एंड देन उसमें यूटिलिटी जनरेट होती है। या आप बोल सकते हो डिजायर एंड यूटिलिटी आर को एग्जिस्टेंट टुगेदर। मतलब जैसे आप डिजायर होता है, आप बोलते हो मुझे जॉगिंग करना है, तुरंत आप बोलते हो नहीं मुझे जॉगिंग करना है, तो जॉगिंग के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, मुझे ट्रैक पैंट लगेगा, टी शर्ट लगेगा, शूज लगेंगे मुझे वैसे वाले, एंड फिर साइमल्टेनियसली तू वो चीज ढूंढना शुरू करता है और फिर तुझे उसके अंदर यूटिलिटी दिखती है। आ रहा है कुछ समझ में? बढ़ू मैं आगे? फाइन। सो दिस वाज अ बेसिक डिस्कशन अबाउट यूटिलिटी। देन अब मैं यूटिलिटी को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। एक बार अपन यूटिलिटी को अच्छे से समझते हैं बेटा। यूटिलिटी को समझने के लिए अपने को दो तीन चीजें उसके अंदर डिटेल में समझनी जरूरी रहेंगी आज के डेट पे। डन? आ जाओ मैं। चलो अपन थोड़ा यूटिलिटी के लिए ना मैं आपके लिए बच्चा लोग और एक चार्ट बनाता हूँ, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिस्कशन है यूटिलिटी के रिगार्डिंग, हम डिटेल में पूरा टोटल करने की कोशिश करते हैं। डन? चलेगा? अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक चीज पूछना है। आपको पता है यूटिलिटी इज व्हाट वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। याद है आप सबको? यूटिलिटी बेसिकली क्या हो जाता है आपका? वांट सैटिस्फाइंग पावर आ जाता है। अभी आप लोगों को पता है जब भी कमोडिटी को अगर चाह रहा हूं, मुझे लगता है ये कमोडिटी मेरा नीड पूरा करेगी, तो मुझे उसमें क्या दिख रहा है? यूटिलिटी होता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ पहले, जो आपका यूटिलिटी का अप्रोच है, जो आपका यूटिलिटी का अप्रोच है, इट कैन बी सब डिवाइडेड। तो यूटिलिटी का जो अप्रोच है इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यूटिलिटी का अप्रोच को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला यूटिलिटी का अप्रोच को बट बेटा एक को कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच। क्या नाम बोला मैंने? कार्डिनल अप्रोच। एक को कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। क्या नाम बोला दूसरा मैंने? ऑर्डिनल अप्रोच। अब समझ क्या बोल रहा हूँ? यूटिलिटी को जो पढ़ाया जाता है, यूटिलिटी को जो सीखा जाता है, वो दो अप्रोच से देखा जाता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब होता क्या है, हमने यूटिलिटी को तो बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की, यूटिलिटी का वांट सैटिस्फाइंग पावर वगैरह, ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा देखने की कोशिश की। अब मैं कोई भी कमोडिटी में अगर यूटिलिटी देखता हूँ, मैं कोई भी कमोडिटी, तो इसको स्टडी कैसे करना? तो जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर ओवर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। आई रिपीट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर ओवर अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है बेटा। अब होता क्या है, पहले के जमाने में एक अंकल थे जिनका आपने नाम सुना रहेगा, मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। याद आ रहा है? इन्होंने लॉ ऑफ डीएमयू बनाया, लॉ ऑफ डिमांड बनाया, सब बनाया। अभी मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ उसको ज्यादा अच्छे से समझेगा जिसने थोड़ा बहुत यूटिलिटी के बारे में पढ़ा है, लॉ ऑफ डीएमयू वगैरह पढ़ा हुआ है। इसलिए जनरली आई बिलीव आपका 12th मिड हो गया या 12th काफी हो गया, उसके बाद आपको ये इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छे से समझता है, क्योंकि सीए लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे आपको वो 12th के इकोनॉमिक्स के आगे पढ़ाया जाता है। देखो अनफॉर्चुनेटली क्या है, सीए लेवल का जो अकाउंट्स है वो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हो। देखो प्रॉब्लम किस में आता है? अकाउंट्स एंड इको में ही आता है, मतलब ये डिस्कशन का स्कोप। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स एंड इको ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके 11th के साथ आगे कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। बाकी आपका मैथमेटिक्स हो गया, बीसी के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, लॉ हो गया आपका, बिजनेस लॉज हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आप फाउंडेशन लेवल पे पहली बार पढ़ते हो। और जो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स है ये आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और आप सीए लेवल पे उसके आगे का पढ़ते हो।
तो बेटा अकाउंट्स एंड इको जो फॉर्चुनेटली मेरे दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों में क्या होता है कि आपको 11th और 12th का बेस लगता है। और इंस्टीट्यूट भी बहुत एकदम चालाक है, उसने क्या किया हुआ है, ये अज्यूम कर लिया कि 11th एंड 12th का तुम लोगों ने पढ़ा हुआ रहेगा, तो उनके मॉड्यूल का जो भी कंटेंट है वो सीधा ऊपर से शुरू होता है। मतलब ऐसे नीचे नीचे से ग्राफ नहीं जाता उनका, उनका डायरेक्ट ऊपर से शुरू हो जाता है, वो लोग डायरेक्टली ऊपर का पढ़ाना चालू करते हैं। तो मैं अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका इसके अंदर पहले 11th का बेसिक और 12th का थोड़ा इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर है, कवर्ड है, फिर हम आगे इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे, कुछ डिटेल बातें कर पाएंगे। बढ़ू मैं आगे, श्योर। बच्चे लोग आते हैं आगे। अब यूटिलिटी में आपने मार्शल अंकल का नाम सुना रहेगा। मार्शल अंकल वो अंकल थे कि जो लोग, उनका कहना था, उन्होंने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पे बहुत बुक्स लिखी, बहुत सारी थियोरीज बनाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाए। अगर इवन आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमांड इज का जो बेस है, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ डीएमयू ही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ही लॉ पे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड भी फ्रेम हुआ है। तो बहुत सारे लॉज जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, स्पेशली यूटिलिटी वाले कंसेप्ट के जो आप देख रहे हैं इधर, इसके मेजर जो रिलेटेड लॉज हैं, मार्शल ने काफी सारे लॉज बनाए हैं। मतलब मार्शल ने यूटिलिटी को बहुत ज्यादा प्रोफाउंड किया, आप बोल सकते हो उससे डिटेल में इसको स्टडी किया हुआ था। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्शल ने जब यूटिलिटी को पढ़ा तो मार्शल का जो अप्रोच है, जो थ्योरी है, उसमें एक प्रॉब्लम था कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि यूटिलिटी हम जब पढ़ेंगे समझेंगे तो समझने के लिए ऐसा अज्यूम कर लो दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। उन्होंने क्या बोल दिया, ऐसा समझ लो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। तो उन्होंने हमारी यूटिलिटी को किस में मेजर करना चालू कर दिया, नंबर्स में। इसलिए आप लॉ ऑफ डीएमयू देख लो, तो आप डीएमयू में भी नंबर्स में लेते हो। इवन एक लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी आपको नंबर्स में ही पढ़ाया जाता है। तो वहां पे हर जगह पे आप लॉ पढ़ते वक्त या इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी पढ़ते वक्त यूजुअली आप उसको नंबर्स में मेजर करते हो, कार्डिनली मेजर करते हो। ये एक अजम्पशन था। तो जो अप्रोच है, उस अप्रोच को क्या कहा गया, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल उसको कहा जाता है जिस चीज को आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, कार्डिनल है। जैसे आपकी हाइट, ये कार्डिनल कंसेप्ट है। आपका वजन, ये कार्डिनल कंसेप्ट है। कुछ जमाने तक आपका आईक्यू, आईक्यू सुना, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, वो मेजरेबल नहीं था, पर फिर अलग अलग थ्योरी बनाई गई जिसमें आपका आईक्यू को मेजरेबल बना दिया गया, और अब आपका आईक्यू भी एक तरीके का कार्डिनल अप्रोच हो गया। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया इमोशनल क्वेश्चन, कि भाई कौन कितना इमोशनली ये समझते हैं। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन क्या करता था, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करता था। तो इमोशनल क्वेश्चन क्या करता था, आपकी इमोशंस टेस्ट करता था। तो आपके इमोशंस जो हो गए, आपका इंटेलेक्चुअल हो गया। अब ये सब पहले कार्डिनल नहीं हुआ करते थे, बट ग्रेजुअली दे आर आल्सो गेटिंग इनटू द कार्डिनल अप्रोच। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो चीज जो न्यूमेरिकली मेजर हो सकती है, इसको अपन कार्डिनल कहते हैं। यूटिलिटी इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, क्योंकि तूने कोई भी चीज में तेरे को कितना सेटिस्फेक्शन दिख रहा है और मेरे को चीज किस चीज में कितना सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, तो और मैं दोनों एक साथ से, फॉर एग्जांपल पानी पूरी खाने गए, तूने भी पानी पूरी प्लेट खाई, मैंने भी पानी पूरी की प्लेट ली हाथ में, अपन दोनों एट अ टाइम खा रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ दुख हो रहा है आपको एग्जांपल सुन के, बट ठीक है, मूव ऑन, कम ऑन। तो अपन दोनों पानी पूरी खा रहे हैं, तो तेरे को उस पानी पूरी से दिखने वाली यूटिलिटी और मुझे उस पानी पूरी में दिखने वाली यूटिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत सारा वास्ट डिफरेंस है। तो तेरा अप्रोच उसमें अलग हो जाता है, मेरा अप्रोच अलग है। तो यूटिलिटी, जैसे हम पहले पढ़ चुके, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो यूटिलिटी अपन दोनों से अलग हो जाती है। बट मार्शल अंकल का कहना है कि ठीक है, दो लोगों के अलग है, बट हम अज्यूम करेंगे कि वो दोनों इतने केपेबल है, इतने काबिल है कि वो लोग यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर्स कर रहे हैं, नंबर्स में, राइट। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो थ्योरी बनाई, जो अप्रोच बनाया, राइट, जो मार्शल अंकल ने बनाया है, तो वो आपको पता होगा, सॉरी, तो जो अल्फ्रेड मार्शल अंकल जो हैं, उनके बारे में आपने अगर पढ़ा रहेगा तो आपको पता होगा कि अल्फ्रेड मार्शल अंकल जो थे, उनका जो थियरी दिया गया या उनका अप्रोच जो दिया गया है, वो कौन सा दिया गया है, उन्होंने जो अप्रोच दिया उसको कौन सा अप्रोच कहा जाता है, कार्डिनल अप्रोच, राइट। उनके अप्रोच को अपने क्या नाम दिया, कार्डिनल अप्रोच, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने जो बनाया गया था उसका लॉजिक ये था कि हम लोग उसको कार्डिनली मेजर करेंगे। बेटा मानता है तो ये चीज। अब हुआ ये था कि कुछ लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो रेडी नहीं थे क्या पढ़ाने के लिए, क्या मानने के लिए। कुछ लोग थे वो रेडी नहीं थे क्या मानने के लिए कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में भी मेजर कर सकते हैं। रिपीट, कुछ लोग थे जो मानते नहीं थे कि यूटिलिटी भी किस में मेजर हो सकती है,
नंबर्स में। तो उन्होंने कहा कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, जो अल्फ्रेड मार्शल के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बोला अल्फ्रेड मार्शल तू गधा गधा, तो वो इतना नहीं समझता, यूटिलिटी नंबर में मेजर हो ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसे लोग थे जो अल्फ्रेड मार्शल से बिल्कुल पटती नहीं थी, तू तो माझा जमीना, तुमको बिल्कुल पटना नहीं था उसके साथ। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने खुद की थ्योरी बनाई। उस थ्योरी को नाम दिया गया ऑर्डिनल अप्रोच। दिस इज ऑपोजिट टू कार्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच का ये मानना होता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर, it can be only compared, it can be ranked, it can be prioritized, but you cannot measure. उनका कहना ये था कि यूटिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हो, आप उसको रैंकिंग कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई दो कमोडिटी खा के, जैसे अपन लॉग डीएमयू का जो लॉजिक होता है, अगर आपको पता होगा, मैंने तेरे को एक चॉकलेट खिलाई फिर दूसरी खिलाई, तो अपन क्या बोलते हैं, पहले चॉकलेट से मिलने वाला यूटिलिटी समझ देखो 10 था, तो दूसरे चॉकलेट से मिलने वाला यूटिलिटी 8 हो गया। तूने बोला यार मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा हूँ मैं, तो तूने बोला कि अगले चॉकलेट से खाने के बाद मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया बॉस, कम हो गया, पहले 10 था अभी 8 था। ऐसे कौन बोलता था, अल्फ्रेड मार्शल। ये जो दूसरे लोग थे इनका बोला था ये अल्फ्रेड मार्शल, येड़ा मत बना हमको। तू बोलता है कि पहले चॉकलेट से 10 था दूसरे से 8 था, बट ऐसे कौन मेजर करता है, पागल है क्या तू, तेरे को समझता नहीं, ऐसे कौन मेजर करता है कि पहले 10 था फिर 8 हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता, तो मेजर हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों ने कहा कि हम यूटिलिटी को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, पगलो एक पागलो, इस भ्रम से बाहर निकलो, ऐसे नहीं हो सकता। हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हाँ तो ये बोल सकते हैं कि पहले चॉकलेट से तुझे ज्यादा यूटिलिटी मिला, दूसरे से कम मिला, पर कितना ज्यादा मिला कितना कम मिला ये नहीं मेजर हो सकता। ये कहता है, ये दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि छोटे बच्चे जैसे मत करो। छोटा बच्चा बोलता है ना मैं मम्मी से इतना प्यार करता हूँ, पापा से इतना प्यार करता हूँ, तो ये इतना प्यार इतना प्यार मेजर नहीं होता कभी। हाँ वो बोल सकते हैं कि मैं पापा से मम्मी या पापा से ज्यादा मम्मी से कम या वाइस वर्षा प्यार करता हूँ, या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छे मुझे ये लगते हैं, उससे कम अच्छे ही लगते हैं, गंदे तो ये लगते हैं। तो तू सीक्वेंस बना सकता है, तू रैंकिंग दे सकता है कि ये ज्यादा अच्छा ही, उससे कम अच्छा, ये घटिया गिनोना, इस तरीके का तू काम कर सकता है। बट तू उसको हर जगह पे नंबर क्यों अटैच करता है, बेटा नंबर अटैच करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सोच वाले जो लोग थे उन्होंने जो अप्रोच बनाया, ये जो कंपैरिजन वाला अप्रोच बनाया, उसको नाम क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल मतलब यू कैन कंपेयर, यू कैन रैंक, आप बोल सकते हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आप बोल सकते हो, उसको रैंक दे सकते हो, पहले ये उसके बाद ये उसके बाद ये सबसे अच्छा ही उससे कम अच्छा वगैरह कर सकते हो। बट आप उसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते कि इससे मुझे आखिर कितना यूटिलिटी दिख रहा है, इसमें से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन लग रहा है, दिख रहा है, ये मेजर करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ लोग कहते थे। तो ये जो लोग थे इनका नाम क्या, इन्होंने जो ऑर्डिनल अप्रोच बनाया इनका नाम क्या था, हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन जो थे, इन लोगों ने अपोज किया था अल्फ्रेड मार्शल को, और इन्होंने जो अप्रोच बनाया उसका नाम क्या था, ऑर्डिनल अप्रोच। आ रहा है कुछ समझ में, पक्का वाला। अब इसमें क्या हो गया था, मजे की बात ये हो गई थी कि इन्होंने डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जो थ्योरीज बनाई, इन्होंने कौन सी थ्योरी बनाई कार्डिनल अप्रोच के अंदर, तो पहले आपको भी बताया इन्होंने कौन सा बनाया, लॉ ऑफ DMU। फिर इन्होंने दूसरा लॉ बनाया था, कौन सा था, लॉ ऑफ EMU। ये काफी लोगों के सिलेबस में नहीं है लॉ ऑफ EMU, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर आपका लॉ ऑफ क्या बनाया इन्होंने, फेवरेट डिमांड। फिर और क्या बनाया इन्होंने हमारे लिए, लॉ ऑफ सप्लाई, सुना है सब। तो ये सारी चीजें किसने बनाई थी, हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने। ये हमारी थियोरी, मतलब उन्होंने बनाई बहुत सारी चीजें, बट ये हमारे सिलेबस में कवर्ड है। हिग्सन एलन ने जो अप्रोच फॉलो किया था, जो बनाया था, उसने बहुत सारी थियरीज बनाई, बट हमारे सिलेबस में इसमें एक ही कंसेप्ट कवर है, जिसका नाम है, उस दिन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसका नाम क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अगर आपको याद होगा तो ये नाम आपको सुना सुना लगेगा, हमने लिखा था ऊपर। तो उन्होंने जो बनाया उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। तो जो हम हिग्सन एलन की थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे हम हिग्सन एलन की थ्योरी में, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा आप लोगों को, राइट। तो ये एक एक करके मैं आऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी का अपना टारगेट क्या कवर करना है बेटा, कार्डिनल अप्रोच। तो हम जो पहले शुरू करेंगे कार्डिनल अप्रोच से शुरू करेंगे। इसमें कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा और फिर बाद में हिग्सन एलन के ऊपर आएंगे, और बहुत मस्त लास्ट में मैं आपको एक ट्री बना के दूंगा इसी के अंदर इम्प्रोवाइज करके, या आप अपने लिए लिख सकते हो। पर वापस एक मैं दूसरा ट्री बनाऊंगा इसी ये सेम लेकर, बट उसमें थोड़ा और एडिशंस और डिस्कशंस होंगे। डन। फिलहाल भूलना मत, जो मेरी मेन हेडिंग थी वो थी यूटिलिटी का अप्रोच। यूटिलिटी का अप्रोच में दो अप्रोचेस हैं, फिर से नाम लिया तो मैंने आपको बता दिया कि इसके नीचे इन्होंने क्या क्या थ्योरी बनाई हुई है। डन, आ जाऊं, चले। तो आज हम फटाक से स्टार्ट करेंगे क्या हमारा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। आगे सब लोग, चल।
सबको पता है व्हाट इज बेसिकली दी मार्जिनल यूटिलिटी, सुना है सबने ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और हम किसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आई होप ये आपको पता होगा, राइट। अभी आप मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे जब जाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है, आपको सबको पता है कि यूटिलिटी दो तरीके की होती है, बता दे जल्दी, आपने पढ़ी हुई है। तो यूटिलिटी को हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं तू, एक को बोलते हैं मुंह। यस, मुंह पे तू खाएगा, राइट। हाँ, कौन भारी, मुंह भारी, तू थोड़ा कम भारी, राइट। तू खुद को बहुत भारी समझता है बट मुंह भारी है, तू कम भारी है, राइट। मतलब दो यूटिलिटी होती है, तू और मुंह। तू मतलब कौन सा, टोटल यूटिलिटी, मुंह मतलब कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं बार बार टी यू एम यू नहीं बोलूंगा, टी यू एम यू बोलने में ज्यादा एनर्जी जाती है, तो आई कॉल इट टू एंड मुंह, राइट। तो जो तू है, तू मतलब टोटल यूटिलिटी जो है, और मार्जिनल यूटिलिटी दीज आर दी टू कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ यूटिलिटी आप बोल सकते हो। तो जब आप यूटिलिटी की बात करते हो तो एक यूटिलिटी होती है टोटल, एक यूटिलिटी होती है मार्जिनल। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तूने एक चॉकलेट खाई, मैंने पूछा बता मुन्ना बता कितना यूटिलिटी मिला, तू बोला मुझे नहीं पता। फिर मैं तेरे को अल्फ्रेड मार्शल का फोटो दिखाया, तू बोला हाँ हाँ पता है मुझे, यूटिलिटी में बता सकता हूँ। अल्फ्रेड मार्शल का खौफ ही इतना है। तो अल्फ्रेड मार्शल का तूने फोटो देखा, तू बोला हाँ मुझे 10 यूटिलिटी मिली, मतलब शाबाश एकदम भाई। क्योंकि यूटिलिटी को जब इन्होंने मेजर करने की बात की तो इन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो अगर यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करने की बात आई तो बेटा किस में मेजर करने की बात आई, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। एक यूनिट बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको पता होगा हर एक कार्डिनल, लैंग्वेज पकड़ा, हर एक कार्डिनल थिंग की एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। आई रिपीट, हर एक कार्डिनल कंपोनेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। म्हणजे क्या कि तूने जब कोई भी कार्डिनल अप्रोच देखा रहेगा जहां पर भी, जैसे तेरा वेट, तू वेट मेजर करता है, तो वेट मेजर करता है कार्डिनल अप्रोच है, 50 60 70 80 100 150 जो भी तेरा वेट रहेगा बेटा, इट्स अ पर्सनल थिंग, डोंट गेट इनटू, मेरा मत पूछो, चुप, घर वाले से बहुत पूछते हैं, चुप। तो आपको पता है कि वेट जो होता है वो एक पर्सनल क्वेश्चन है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर पर्सनल लाइफ। सो वेट जो होता है ये एक कार्डिनल अप्रोच है, तो हम वेट को उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वेट किस में मेजर होता है, केजीज में। कोई भी गुड्स का वेट अगर आप देखोगे तो लीटर्स किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में भी मेजर होता है, क्विंटल स्टन्स वगैरह। अगर मैं हाइट बोलूँ तो हाइट सेंटीमीटर्स एंड इंचेस में मेजर होती है। मैं डिस्टेंस बोलूँ तो किलोमीटर्स मीटर्स माइल्स में मेजर होता है, इजंट इट सो। तो हर एक कार्डिनल अप्रोच का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो जब अल्फ्रेड मार्शल ने फुलटू उशारी मार के बोला कि अपन यूटिलिटी को मेजर करेगा, तो सब हंसे, बोले पगले, यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो कैसे मेजर करेगा, बोलता मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा मेजर। हमने बोला भाई कर, तो बता इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या, क्योंकि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। तो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि एक चॉकलेट खा के 1 किलो मुझे क्या मिला, यूटिलिटी मिला। तो यूटिलिटी को लीटर में भी नहीं मेजर कर सकता कि भाई 500 लीटर या 10 लीटर यूटिलिटी मिला मुझे। तो यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, तो उन्होंने एक नया यूनिट निकाला उसके लिए भी, जिसका नाम क्या था, यूटिल्स। तो अब यूटिलिटी को किसमें मेजर करोगे, यूटिल्स में। तो तूने एक चॉकलेट खाई, मैं बोला बता कितना यूटिलिटी मिला, तो बोले सर नहीं बता सकता। मैंने तो अल्फ्रेड मार्शल का फोटो दिखाया, लगेज तेरे सामने आ गया, हाथ जोड़ा, प्रभु मुझे पता है, बता है कैसे कितना यूटिलिटी है। मैं तुझे तुरंत पूछा बता कितना यूटिलिटी है, तो बोला 10 यूटिल्स यूटिलिटी। शाबाश। फिर देखो तेरे दूसरी चॉकलेट खिलाई मैंने तेरे को, और दूसरी चॉकलेट खिलाने के बाद पूछा बोल मुन्ना बोल 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 कितने यूटिलिटी है रे, तो कितना यूटिलिटी मिला तुझे। तो तू बोला मुझे यूटिलिटी कितना मिला उसमें से फॉर एग्जांपल तू बोला दूसरा चॉकलेट, मेरी भाषा समझ, दूसरे चॉकलेट से तुझे यूटिलिटी कितना मिला, 8 मिला। तो तेरी दो चॉकलेट, पहले मैंने क्या बोला दूसरा चॉकलेट, अब मैं बोल रहा हूँ दो चॉकलेट, लैंग्वेज समझता है, दूसरा और दो में फर्क होता है। दूसरे चॉकलेट से जो यूटिलिटी मिल रहा है वो तेरा मार्जिनल यूटिलिटी है, और दो चॉकलेट की अगर मैं यूटिलिटी पूछूं तो वो क्या हो गई तेरी टोटल यूटिलिटी। तो अगर देखो दो चॉकलेट से कितना यूटिलिटी मिला ये पूछूं तो तू बोलेगा 18 यूटिलिटी मिला, क्योंकि पहले चॉकलेट से 10 है और दूसरे से 8 है, तो 18 इज योर टोटल यूटिलिटी ऑफ टू चॉकलेट्स। और मैं तेरे को पूछूं सेकंड चॉकलेट से कितना यूटिलिटी मिला, तो बोला पहले वाले से 10 मिला था, सेकंड वाले से 8 मिला, तो सेकंड यूटिलिटी, सेकंड यूनिट की जो यूटिलिटी उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, ये पता होगा आपको। टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड। यूटिलिटी डिराइव्ड का सम टोटल है। जब तूने 10 चॉकलेट खाई तो 10 के 10 चॉकलेट से 1 2 3 4 से कितना यूटिलिटी मिला, उसका टोटल इज टोटल यूटिलिटी। बट अगर तूने मार्जिनल यूटिलिटी की बात की तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है, डेफिनेशन में आपको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल का वर्ड का मतलब ही क्या है, मार्जिनल का एडिशनल। तो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी।
एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके जो तेरे को यूटिलिटी मिल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। डन। तो तू देख रहा है जैसे मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो फॉर्मूलेज भी हैं, डेफिनेशन भी अपन सबके ऊपर आते हैं, तो एक बार डिस्कस कर देते हैं। डन, श्योर। अभी देखो वो जो मार्जिनल यूटिलिटी का ऊपर का पैराग्राफ उसके ऊपर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, यूटिलिटी हाइपोथेसिस फ्रॉम द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? क्या फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द, फॉर्म्स द बेसिस मतलब बेस है, किसका बेस है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कंज्यूमर बिहेवियर का हाइपोथेसिस का बेस है, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर की जो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस इज यूटिलिटी। कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा ये एंटायरली डिपेंड करेगा कि उसको उस कमोडिटी में यूटिलिटी दिख भी रही है कि नहीं दिख रही है। क्या तू इधर मेरे साथ है? बढ़ूं मैं आगे? श्योर। तो उन्होंने वही बोला हुआ है, फिर बोला फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिफरेंट थियरीज हैव बीन एडवांस्ड टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड टू एक्सप्लेन हिज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अलग अलग थियरी समय अनुसार बनाया। टू इंपॉर्टेंट थियरीज आर मार्जिनल यूटिलिटी प्रोफाउंडेड बाय हमारे मार्शल अंकल एंड बोले तो इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइडेड बाय हिग्स एंड एलन। दो लोग थे, अभी अपने लोगों को फर्क नहीं पड़ता ये हिग कौन था, एलन कौन था, नॉट कंसर्न, और इन्होंने जो अप्रोच बनाया उसको इंडिफरेंस। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि दो अप्रोचेस कौन से थे। फिर अपन पहले वाले को डिटेल में समझेंगे, फिर दूसरा वाला पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। डन। दिस थियरी व्हिच इज फॉर्मुलेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल, अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, है ना, गोरे चले गए, अपने कॉन्सेप्ट्स छोड़ गए हमारे लिए। सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन अ डिफरेंट गुड्स। क्या बोला गया है, हाउ कंज्यूमर, कैसे कंज्यूमर क्या करते हैं बेटा, अलग अलग गुड्स जो उसको चाहिए रहते हैं। डन। हाउ कंज्यूमर spends its income on a different goods and services so as to attain the maximum satisfaction। बेटा ये वर्ड को पकड़ के रखियो, क्या अटेन करना है बेटा, तू कंज्यूमर है, क्या तलाश है तेरी, तू क्या ढूंढने निकला है, क्या तेरी मार्केट में तेरे क्या खोज रहा है तू, तेरे दिल के अंदर क्या है, क्या चाहिए तुझे, तो तू एक कंज्यूमर है, तुझे क्या चाहिए, तुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। अपना नारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अपना नारा मैक्सिमम। तू कौन है बेटा, कंज्यूमर। कंज्यूमर होने की वजह से तेरा नारा क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो वो क्या मांगता, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मांगता तू। तो कोई भी प्रोडक्ट तू कंज्यूम करेगा बेटा तो तेरा मेन मोटिव क्या है, उसके पीछे का तुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो अपन ने बोला हुआ है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। बेटा मैं 10 बार एक चीज बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, मेरे को तो तू बार बार गड़बड़ करेगा, मैं बोलता रहूंगा, तेरे ऊपर तेरे को गड़बड़ करना है कि नहीं करना। मैं ये जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वो एक भोले भाले मासूम से, मेरे जैसे इनोसेंट से कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कौन है बेटा, बोला वाला क्या, कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सेलर का मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। बट कंज्यूमर का मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये याद रखियो, इसके ऊपर अपन आएंगे सिंपल भाषा में। मैं आपको हिंट कर दे दूं अभी के लिए चीज के ऊपर, तो आपको पहले ही बता देता हूँ मैं इसके अंदर की टॉप सीक्रेट बात। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ किसके बारे में, बताया क्या, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर। इसको अपन आगे टॉप सीक्रेट बात है, अपन इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं आगे। आई रिपीट, अपन इसको क्या बोलते हैं आगे, इक्विलिब्रियम। डन, आ जाए। तो आपको बोला गया है कि भाई उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मांगता है। This theory is based on a certain assumption, but before we starting the assumption, let us understand the meaning of to and mu। तू क्या बोलता तू, assuming that the utility is measurable। सबसे पहला वाहियात और घटिया assumption क्या है, assuming क्या रहे, utility is measurable। और measurable के बाद क्या है, additive। additive मतलब जिसको आप add कर सकते हो, ठीक है, पांच है, but measurable, measurable है आपका। हाँ, टू may be defined as the sum of utility derived, sum म्हणजे total of क्या, utility derived from the different units of commodity consumed by the consumer। तूने एक चॉकलेट खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, ठूसे जा रहा है, पांचवा, छठवा, सातवां, 8, 9, 10, 15 चॉकलेट खा ली तूने, क्या देख भुक्खड़ गई कि इतनी सारी तूने चॉकलेट खा ली। और वो सारी चॉकलेट खाने के बाद मैं पूछा, डकार मारते हुए तूने मुझे कहा कि मुझे 240 यूटिलिटी मिला। तो 240 क्या है तेरे, 15 चॉकलेट की टू है, टू टोटल यूटिलिटी। बढ़ू आगे, टू इज द सम ऑफ क्या, तो जल्दी, एम्यूज मतलब मुंह, डिराइव्ड फ्रॉम
कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज ये फॉर्मूला आपका टू का फॉर्मूला है, वो सबने पढ़ा है कभी ना कभी। टू इज इक्वल टू मूव वन प्लस मूव टू मूव थ्री मूव फोर मूव फाइव मूव एन, एन तक जाने का आपने को, राइट? क्या मतलब, क्या समझ? अभी तो इसमें एक अच्छी चीज समझ रहा है एक्चुअली, वो टू एन है, नीचे एन होना चाहिए एक्चुअली उसके अंदर। अगर मैं आपकी स्क्रीन पे थोड़ा जूम इन करके आपको बताऊं तो इसका बेसिक लॉजिक आता है कि भाई टू मतलब क्या चाहिए यहाँ पर, एन, एन तक आता है, टू एन तक। डन। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, एन मतलब एनी कमोडिटी, जो भी तू बोलेगा, समझ? तेरे को टोटल यूटिलिटी 8 यूनिट्स का चाहिए, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 8 यूनिट्स इज इक्वल टू mu ऑफ फर्स्ट यूनिट। बेटा ये 1 मतलब फर्स्ट है, गड़बड़ ना करिए। ये mu ऑफ क्या है, सेकंड है, सेकंड है, सेकंड। ये फर्स्ट है, फर्स्ट। समझ में आ रहा है? फिर प्लस थर्ड, क्योंकि mu कभी भी 1 2 3 का नहीं होता, mu फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट का, हर इंडिविजुअल यूनिट्स का mu इज बेसिकली mu, राइट? तो mu ऑफ 8 यूनिट्स इज इक्वल टू, लास्ट में ऐड कर तो कौन सी यूनिट तक आएगा, 8th। तो तू मेरी बात समझ रहा है? देख जैसे यहाँ पर लास्ट में इधर खराब कर दिया, मैं यहाँ पे बताता हूँ। tu का जो नीचे का n है इज इक्वल टू, वो ऐड करते करते लास्ट में mu का जो नीचे का n है वो अलग है। ये n मतलब 8 यूनिट्स है और ये n मतलब 8th यूनिट है। आप अगर समझ पा रहे हो तो लॉजिकली ये दो अलग चीज हो गई, वो 8 है और ये 8th यूनिट है। होप यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? बढ़ूं मैं आगे? श्योर। तो देखो पता है फॉर्मूला क्या है टू का, टू इज इक्वल टू मूव प्लस मूव प्लस मूव प्लस मूव, कहाँ तक लेके जाने का अपन ने, जितने यूनिट्स अपन लास्ट में ये कर रहे हैं, जितने का अपन टोटल यूटिलिटी ढूंढ रहे हैं। पढ़ूंगा आगे? आ जाए? चलो, सो क्विकली हम लोग आगे बढ़ेंगे। where mu1 mu2 mu3 are the marginal utilities of the successive units of the commodity। आ जाए फटाक से? चलें? अब अपन फटाक से आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या बोला आपको मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। क्या बोली, खा, वाह 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 वाह, क्या खूब कहा, अर्ज किया है, इरशाद इरशाद, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू, क्या, टू, एडिशन मेड टू by क्या, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी में जो एडिशन हो रहा है, जो यूटिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इन शॉर्ट जो टोटल यूटिलिटी जो बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज क्या हो रहा है, हम किस में एडिशन कर रहे हैं, कमोडिटी में एडिशन कर रहे हैं। जितना एडिशनल यूनिट ऑफ हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कंजम्पशन की वजह से टोटल यूटिलिटी में जितना भी एडिशन होता है उसको अपन बोलेगा मार्जिनल यूटिलिटी। डन, क्लियर, श्योर? सब कोई बोला गया, नीचे देखे क्या बोला गया है, इन अदर वर्ड्स, पहली ढंग से बता देते तो इन अदर वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट ठीक है, चलो खैर माफ किया उनको। इन अदर वर्ड्स इट इज अ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द, क्या रे, मार्जिनल और एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड और पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल। जितना भी यूनिट आपके पास आ रहा है, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप पोजेस करोगे। इवन पोजेस करने से भी आपकी यूटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आपने भले कंज्यूम नहीं किया तो भी आपको उसमें पहली यूटिलिटी दिखती है, isn't it so? बढ़ूं आगे? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एडिशन मेड टू दी टू by the addition of the consumption of one more unit of the commodity। सेम चीज को बार बार बोला है, उसी को वापस सिंबॉलिकली दिया हुआ है। तो mu n is equal to tu n minus tu n minus 1। अब इसका भी लॉजिक है, समझो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी n का चाहिए, n मतलब यहाँ पर समझ 8th यूनिट, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8th यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ, क्या बोला है, n मतलब कितना, 8 यूनिट्स। यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 8 यूनिट्स होगा, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n minus 1, n minus 1 8 minus 1 दैट इज कितना आ गया बेटा, 7 यूनिट्स। तो 8 यूनिट से जितना, समझो 8 यूनिट से मेरे को टोटल 160 यूटिलिटी मिला। 8 यूनिट का टोटल यूटिलिटी वाज 160 और 7 का टोटल था वाज 155। तो 160 माइनस 155 तो 5 क्या है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, कितने यूनिट्स का, 8th यूनिट का। डन, श्योर, पक्का? चले अभी यहाँ पर आपको ही बोला mu इज अ मार्जिनल, वो ठीक हो, नीचे का पार्ट आ गया। पढ़ूं आगे मैं? पक्का? यहाँ पे ना मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा बेटा, एक और एक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये और वाला है, एक और एक फॉर्मूला है, किस चीज का और एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, देखो मार्जिनल यूटिलिटी का। बेटा काफी बार क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दे पाचुका है सब लोग मेरे साथ? चलो, काफी बार क्या होता है, मैं तुझे डेटा देते हो क्या बोलता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ, डन, और बाजू में मैं देखो क्वांटिटी के साथ क्या दे देता हूँ, यूटिलिटीज दे देता हूँ। समझ, 2 मिनट के लिए मैं देखो टोटल यूटिलिटीज देता हूँ।
राइट, क्वांटिटी और उसके बाद में जो क्या दे दी, टोटल यूटिलिटी। समझ, तूने एक क्वांटिटी कंज्यूम की, क्या बोला मैं देखो, तूने कितनी, एक क्वांटिटी कमोडिटी कंज्यूम की। अब जब तूने एक को कंज्यूम किया तो देखो उससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल एक को कंज्यूम करके जो टोटल यूटिलिटी मिलने वाला था, फॉर एग्जांपल वो 10 मिला, दो को कंज्यूम करके समझो 18 हो गया 2 मिनट के लिए, तीन को कंज्यूम करके तेरा मतलब, तो यहाँ पर अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी वाइज चलूँ तो पहले यूनिट का यूटिलिटी 10 था, दूसरे का 8 था, समझो तीसरे का, मतलब मैं एक बेसिक बना लेता हूँ, थोड़ा 6 ले लेता हूँ, तो तू इससे टोटल एमयू से टीयू ढूंढ सकता है, टीयू से एमयू ढूंढ सकता है। तेरे को देखा टीयू के फॉर्मूले में एमयू है, एमयू के फॉर्मूले में टीयू है, तो ये तो वैसे हो गया, पहले बकरी आएगी, सॉरी क्या आया पहले, मतलब अपना भाई ये अंडा आया कि मुर्गी आई, वो ऐसा वाला केस आ गया, राइट। तो आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन वही आ जाता है कि भाई पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। भाई टीयू ढूंढने के लिए एमयू लगेगा, एमयू ढूंढने के लिए टीयू लगेगा, तो कोई भी केस में तेरे को पहले खुद को ढूंढना पड़ेगा कोई भी एक चीज, तो या तो तू टीयू से एमयू ढूंढ सकता है, एमयू से टीयू ढूंढ सकता है, दोनों मिसिंग है तो कुछ भी नहीं ढूंढ सकता तू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। टू फाइंड ईदर टीयू यू शुड हैव एमयू, और एमयू फाइंड करने के लिए टीयू होना चाहिए, वाइस वर्सा एक चीज होनी चाहिए। तो समझ इधर 6 था, तो 18 इंच देखो बता कितना हो गया, 24। डन। ये जो सिचुएशन मैंने तेरे सामने प्रेजेंट की, इस सिचुएशन में ये हो रहा था, तेरे को कमोडिटी एक एक करके बढ़ रही थी, मतलब तूने एक चॉकलेट खाई 10 यूटिलिटी मिला, दूसरी खाई 8 मिला, तीसरी खाई 6 मिला, राइट। अगर मैं तेरे को ऐसा क्वेश्चन देता जहां पर मैं तुझे क्वांटिटी 1 बोलता, 1 की यूटिलिटी समझ, टोटल यूटिलिटी बोल रहा हूँ 10 है, और सीधा 3 की मैं तुझे 24 देता, मतलब मैं समझ में क्या कह रहा हूँ तुझे, मैं अगर तुझे ऐसा सिनेरियो सामने प्रेजेंट करूं जहां पर क्वांटिटी 1 2 3 ये बेसिक सम है, मतलब मैं उसको दो कैटेगरी को क्या नाम देता हूं समझ, कैटेगरी 1 वेयर सक्सेसिव यूनिट्स आर गिवन एंड कैटेगरी 2 वेयर सक्सेसिव यूनिट्स आर नॉट गिवन, मतलब ऐसा कैटेगरी जहां पे 1 2 3 4 यूनिट्स दिए हुए और ऐसी कैटेगरी जहां पे देखो 1 2 3 4 यूनिट्स नहीं दिए हुए, रैंडम एक के बाद सीधा 5 यूनिट, 5 का सीधा 25 यूनिट, ऐसे कुछ यूनिट्स का देखो टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, तो तेरे सामने जो टोटल यूटिलिटी अवेलेबल है वो सक्सेसिव नेचर की नहीं है। ऐसे टाइम पे बेटा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके, बाजू वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मार्जिनल यूटिलिटी नहीं ढूंढ सकता। मैं तो क्या देख रखा है, टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि टीयू n-1 नहीं आ सकता। अगर मैं तुझे कहूं कि मुझे थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, मैं तुझे मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट का चाहिए, तो थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है टोटल यूनिट ऑफ थर्ड माइनस टोटल यूनिट ऑफ कितना यूनिट, सेकंड, और सेकंड का टोटल यूटिलिटी है ही नहीं तेरे पास, तो तू कैसे ढूंढेगा। तो ऐसे केस में तेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, तो मैं तुझे तेरे सामने दूसरा फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ, अपने लिए कहीं पे नोट करके रख लेना। वो फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे मैं ये कहूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, राइट, क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। अगर आपको चेंज समझता है, चेंज मतलब डिफरेंस, तो अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कितने यूनिट्स की चाहिए, अरे थर्ड यूनिट की चाहिए, कि थर्ड इससे कितना आया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या लूंगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया मेरा 24 माइनस 10 जो ऊपर था, राइट। तो मैंने क्या ले लिया, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डन, और उसके अंदर मैं क्या लूंगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ले लिया। आगे सब लोग यहाँ पर है मेरे साथ, चलो। तो आपको बताया कि भाई चेंज इन में क्या बोल रहा हूँ, आपका टोटल यूटिलिटी, फाइन, दैट इज 24 माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या बोल रहा हूँ मैं नीचे, चेंज इन क्या चाहिए मुझे, यूनिट्स, यूनिट्स कितने हैं बेटा तेरे, तो देख ले यहाँ पर, 2 मिनट्स को बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो चेंज इन यूटिलिटी देखे, टोटल यूनिट्स देखे, तो 3 माइनस 1, मतलब मुझे कितने यूनिट, देख एकदम सिंपल लॉजिक है, मैं समझा आपको, डोंट वरी। मुझे ये जानना है कि थर्ड यूनिट से मुझे कितना यूटिलिटी, मैंने तुझे एक चॉकलेट दी, फिर मुझे कहा सर मुझे 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिला, मैंने दूसरी चॉकलेट खिलाई और वो बीप हो गया, समझ, वो सीन नहीं डाला मैं तुझे दूसरी चॉकलेट का, अब सीधा मैं तुझे तीसरी चॉकलेट खिला रहा हूँ, तो बोलता तीसरी चॉकलेट के बाद मेरे को 24 यूटिलिटी मिला। अभी बेटा ये जो 24 है, 24 ये तेरा टोटल यूटिलिटी है, कितने चॉकलेट्स का, 3 चॉकलेट्स का, इसमें फर्स्ट चॉकलेट का भी यूटिलिटी है, सेकंड का भी और थर्ड का भी, मिलाकर टोटल यूटिलिटी 3 चॉकलेट का कितना है तेरा 24, ये समझता है। अब जो 3 चॉकलेट का मिला के तेरा टोटल यूटिलिटी कितना आ गया, 24 आ गया, डन। तो अब तीनों चॉकलेट का मिला के जब तेरा टोटल यूटिलिटी 24 आ जाता है, डन। अब क्या होता है इसके बाद,
टेक्निकली यहाँ पर जो 3 चॉकलेट्स है, बट देखो किसका यूटिलिटी चाहिए, थर्ड चॉकलेट का, थर्ड। अब थर्ड चॉकलेट का यूटिलिटी कैसे मिलेगा, सेकंड, बट सेकंड तो है ही नहीं अपने पास। तो अपने क्या बोल दिया, 10 माइनस 24, मतलब तू मेरा फॉर्मूले का लॉजिक समझ। ये 24 टोटल यूटिलिटी कितने चॉकलेट्स का है, 3, 10 कितने का है, 1, मतलब डिफरेंस कितना आया, 14। ये 14 किसका है, तो मुझे लगता है ये 14 जो 14 यूटिलिटी है, 14 यूटिलिटी है, इसको मैं मार्जिनल यूटिलिटी नहीं कह सकता क्योंकि एडिशनल यूनिट का नहीं है, बट ये 14 सेकंड प्लस थर्ड का मिलाकर है ना, ये 14 जो यूटिलिटी आई मेरी, क्योंकि 24 कितने यूनिट्स का यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट्स का, 10 कितने यूनिट्स का यूटिलिटी है, 1 यूनिट का, तो 3 यूनिट का यूटिलिटी 24 है, 1 यूनिट का 10 है, तो इसके बीच में जो सेकंड एंड थर्ड मिला के मैंने 10 माइनस किया ना, सिर्फ 10 किसका था, पहले यूनिट का, तो पहले यूनिट का यूटिलिटी हटा दिया, तो मैंने दूसरे एंड तीसरे का मिला के कितना है 14, और दूसरा एंड तीसरा मतलब 3 माइनस 1 कितने यूनिट्स है 2, मतलब 14 कितने यूनिट्स का हो गया 2। इन शॉर्ट मैंने एवरेज ले लिया, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया मेरा 7। ये 7 क्या हो गया, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी किसका हो गया बेटा, सेकंड यूनिट का और थर्ड यूनिट का, दोनों का कितना ले लिया मैंने, इसका मतलब 7 एंड 7 मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया फॉर सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एवरेज कर लिया। मैंने बोला पहले चॉकलेट खाने का मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला था, 10, मतलब पहले चॉकलेट का यूटिलिटी 10 था। 3 चॉकलेट का यूटिलिटी कितना था मेरे पास, बोल 24 था, तो 24 में से 10 हटा तो जो 14 था, वो 14 कितने यूनिट्स का यूटिलिटी है, सेकंड एंड थर्ड मतलब 2 चॉकलेट्स का है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 किया तो एक चॉकलेट का यूटिलिटी मिला 7। एक चॉकलेट कौन सी है, सेकंड और थर्ड चॉकलेट है बेटा, सेकंड चॉकलेट का 7 हो गया, थर्ड चॉकलेट का 7 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। मतलब कोई मेरे पास चारा ही नहीं है, तो बोलेगा सर ये गलत है, हाँ गलत है, बट मेरे पास चारा ही नहीं क्योंकि तूने मेरे को डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेके ही काम चलाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, श्योर, डन, पक्का, बढ़ू मैं आगे। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। दोनों फॉर्मूला आपको नोट करने हैं, एमसीक्यूज में दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आगे भी काम आने वाला है, मैं आगे बताऊंगा आपको। मार्जिनल कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम का है, एवरीवन विद मी, समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे, श्योर, ठीक है। फाइन, सो हमने मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा एक फॉर्मूला भी देख लिया और इस तरीके से हमने एक बैकग्राउंड भी समझ लिया हुआ, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन इनिशियल इंट्रोडक्शन अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एंड उसके इर्द गिर्द का जो भी कॉन्सेप्ट था। आज हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश की, यूटिलिटी क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी आया, और मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है जो आगे भी काम आएगा। मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट आगे बहुत जगहों पे काम पे है, जैसे काम आने वाला है, जैसे यहाँ पर हम उसे मार्जिनल यूटिलिटी सीखते हैं, वैसे आपको आगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें भी आगे पढ़नी है कहीं ना कहीं, और मार्जिनल रेवेन्यू जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मार्जिनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे हर जगह पे काम आने वाला है। कल के लेक्चर में हम फाइनली मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन, मतलब इन शॉर्ट लॉ ऑफ डीएमयू के बेसिक अजम्पशंस देखेंगे, और लॉ ऑफ डीएमयू थोड़ा मैं क्विकली कंप्लीट करके आगे पार्ट स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आया होगा इस लेक्चर में। डन, सो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।